हेलो स्टूडेंट्स, आपका जैसे टर्म 1 एग्ज़ाम आ रहा है। टर्म 1 के लिए हमें क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चैप्टर हैं आपके सप्लीमेंट्री बुक के, उसका क्विक रिवीजन इसमें दे रखा है और एमसीक्यू इससे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो पहले पार्ट की जानकारी होनी आवश्यकता है। चलिए फटाफट से बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सिल्वर वेडिंग आपका आ रहा है। सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू जो कि एक बहुत मेन कैरेक्टर हैं, उन्हीं की पे ही सारी, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी हमारी ये कहानी घूमती है और ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई है। इसको ज़रूर लर्न कर लेना, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी चेंज आएंगे, एमसीक्यू भी काफ़ी चेंज आ रहे हैं। नहीं के रूप में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्लीज़ नहीं का थोड़ा ध्यान अच्छे से फोकस करना। चलिए पहले हम इसका सारांश देख लेते हैं। जो यशोधर बाबू उनका जो व्यक्तित्व है उसका वो हम किस प्रकार से आंक सकते हैं कि यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक विचारधाराओं के जो लोग हैं उनके विचारों से सहमत नहीं रहते, ना ही वो उनके विचारों से सहमत रहते हैं। यानी वह बदलते हुए समय को और बदलते हुए लोगों की जो आज की आधुनिकता है उसमें नहीं ढल पा रहे हैं। दफ्तर में भी वे समय पर ही जाते हैं और काम करने के लिए उन्हें देर तक भी दफ्तर में बैठना पड़ता है, तो भी वे प्रसन्नचित्त या खुश होकर काम करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में एक नए युवक यानी चड्डा जो हैं वो आए हैं और जिन्होंने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की, फिर भी वह उसकी जो बदतमीजी है उसको अनदेखा कर देते हैं। और यशोधर बाबू ने अपनी शादी की जो 25वीं सालगिरह थी, वर्षगांठ थी, उसे दफ्तर के लोगों को चाय पिलाई, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि भाई हमें भी कुछ पार्टी दीजिए। लेकिन उनका इन चीज़ों में विश्वास नहीं था। इन सबको वह ढकोसलेबाजी समझते थे और ये हमारी संस्कृति नहीं है, ऐसा वो कहते थे। तो यशोधर बाबू का जो जीवन था वो किशनदा के सोच पर, या किशनदा उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वो उन्हें अपना गुरु समझते थे, क्योंकि यशोधर बाबू जी गांव से दिल्ली आए थे तब किशनदा ने ही उन्हें अपने यहाँ पहले मैस के रसोइये का काम दिलाया और फिर दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई। जीवन भर के हर कठिन समय में उन्होंने हमेशा किशनदा ने उनका साथ दिया। किशनदा ने विवाह नहीं किया था, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और उनकी मृत्यु जब हुई थी तो यशोधर बाबू को जब उनकी मृत्यु का के बारे में उन्होंने पूछा और कारण पूछा, तो उनका जो हुआ होगा, एक वर्ड यूज़ किया गया था, जो हुआ होगा मतलब पता नहीं क्या हुआ होगा, यह कहकर बात को समाप्त कर दिया गया। सही कारण का किसी को पता नहीं था। यशोधर बाबू का जीवन किशनदा के सिद्धांतों पर ही चल रहा था। जैसे उनकी सोच थी, जैसा उन्होंने उनके साथ समय बिताया था, उसी के अनुसार ही वह अपने कार्य करते थे। यशोधर बाबू की जो आधुनिक लोगों की विचारधाराओं से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उन्हें, या बिल्कुल अलग थे। उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी गलत लगता था कार्य, तो वो एक वर्ड यूज़ करते थे कि सम हाउस इम्प्रॉपर। इसका मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ गलत होना, ऐसा वर्ड इसका यूज़ किया जाता है। तो यशोधर बाबू उनका परिवार, जिसमें कि उनकी एक पत्नी थी, 3 बेटे थे, एक पुत्री थी। तो जो बड़ा बेटा था वो भूषण था, उसे विज्ञापन एजेंसी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये मासिक यानी 1500 मंथली इनकम उन्हें उस समय मिलती थी। दूसरा बेटा आईएएस की दूसरी बार तैयारी में कर रहा था, परीक्षा देने की। और जो तीसरा बेटा था वह स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थन करता था। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ हमेशा मतभेद रहता था, क्योंकि उनके विचार अपने परिवार के साथ नहीं मिल पाते थे। पत्नी तो पूरी तरह से बच्चों की आधुनिक रंग में ढल चुकी थी। इसी कारण वह आनंद पूर्वक अपने बच्चों के साथ रह रही थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका जो परिवार है उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, जैसे कि पहले लोग करते थे कि बड़े बूढ़ों से सलाह लेते थे तभी कार्य करते थे। पर बच्चे ये कहकर उन्हें चुप कर देते थे कि जब आपको कुछ मालूम ही नहीं तो क्या पूछें। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पूजा पाठ करना परिवार को सुहाता नहीं था।
बच्चे और उनकी पत्नी चाहती थी कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपना लें। अब यशोधर बाबू की जो सिल्वर वेडिंग थी, अब उसकी चर्चा की गई कि उस समय उनके बच्चों ने उनके साथ क्या किया। बाबूजी को जब पता है, ये तो पता ही नहीं था कि उनकी जो सिल्वर वेडिंग यानी 25वीं सालगिरह की जो पार्टी उनके बच्चों ने ऑर्गेनाइज की थी, यानी उनके बच्चे पार्टी दे रहे थे, उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें यह इस बात की कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि वह अनाथ के जन्मदिन पर आज तक एक लड्डू भी नहीं बटा, तो शादी की सालगिरह की पार्टी बहुत ही आधुनिक रीति रिवाज के साथ मनाई जा रही है, इससे वे खुश भी थे। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काटा भी था, और बड़े भाई जो बेटा था उनका भूषण, उन्होंने उसे किशनदा को गिफ्ट में उपहार में ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जब आप सवेरे दूध लेने जाओ तो इसे अवश्य पहन लेना, ये वर्ड कहा था। अब जब उन्हें दिया था तब तो उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये वर्ड उनके बेटे ने बोल दिया कि जब आप दूध लेने जाओ तो इस ड्रेसिंग गाउन को जरूर पहनना, इसका असर उन पर अच्छा नहीं हुआ। वह उनकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई, उन्हें दुख महसूस हुआ, क्योंकि वे चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं उनके घर की सारी जिम्मेदारी वह खुद संभालें और उन्हें जिम्मेदारी से, भार से अलग कर दे, मुक्त कर दे। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए दूध लाने की जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाली थी, तो गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगा कि उनके अंग में किशनदा उतर आए हों। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के जो लोगों की विचारधारा है, उनके व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है जूझ, जो आनंद यादव द्वारा लिखा गया है। इसमें आनंदा एक बच्चा है और उसका परिवार, उसने अपनी पढ़ाई के लिए जो संघर्ष करा, जो संघर्ष करा, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। आनंदा के परिवार में उसके दादा यानी उनके पिता, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दादा कौन है, तो उनके पिता हैं, और एक माँ रहती है। आनंदा अपने पढ़ने की बात को अपने दादा से नहीं कह पाता था, क्योंकि जो उसके पिताजी थे यानी दादा थे, उनके आचरण वाले एक अच्छे आचरण वाले न होकर के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले भी थे। तो दादा का सारा दिन गांव भर में घूमते रहना, रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे वो, और वे घर गृहस्थी के काम भी किसी काम में हाथ नहीं बटाते थे। खेत का सारा काम आनंदा से ही करवाते थे। यही कारण था कि आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ जो उनकी माँ थी, वह अपने बेटे को 7वीं कक्षा तक अवश्य पढ़ाना चाहती थी, लेकिन दादा के आगे उनकी एक भी नहीं चली। मतलब एक ना चलना यानी वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पति ने उनको मना कर दिया था आनंदा को भेजने के लिए स्कूल। अब वह चाहती थी किसी तरह से भी आनंदा स्कूल जाए। इसके लिए वह दत्ताजी राव से सहारा मांगती हैं, और वह पाठशाला जाने के लिए दादा को समझा देते हैं। क्योंकि दत्ताजी राव कौन है आखिर, हम इनके बारे में देख लेते हैं। दत्ताजी राव एक प्रतिष्ठित या प्रभावशाली उस गांव के व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा उनकी माता की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और दादा को मेरे पास भेजने के लिए ऐसा ही उन्होंने कहा। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। जब दादा उनके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है तो वे स्वयं भी आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। दत्ता के व्यवहार का आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का था। आनंदा और उनके पाठशाला संबंधित कुछ, जब दत्ता जी की बात दादाजी ने मान ली थी, उनके पिताजी ने मान ली थी, तो उसके बाद वह पहली बार आनंदा जब पाठशाला गए तो वह बहुत खुश थे। 5वीं कक्षा में उन्होंने दोबारा बैठ गए, क्योंकि वो 5वीं कक्षा उनकी पूरी नहीं थी, 5th क्लास जिसे हम कहेंगे, क्योंकि उनके उससे पहले वे कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे। और चावड़न नाम का एक लड़का था जो कि
जैसे ही आनंदा पहली बार जब पाठशाला जाते हैं तो वो उन्हें बहुत परेशान करता है, उनकी मटमैली धोती गमछे को लेकर मजाक उड़ाता है। उसके कारण आनंदा का मन बहुत दुखी होता है। पहले दिन तो उसने सोचा कि पाठशाला नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि पाठशाला अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वह बचपन से ही मुश्किलों का सामना करते हुए आए हैं। यानी उसने जितना भी मुश्किलें उसे फेस करा है। अब वहाँ पर उन्हें एक बच्चा जो कि बहुत होशियार था, वसंत पाटिल, मिलता है और आनंदा का मित्र बन जाता है। आनंदा अब उसकी देखरेख में पढ़ाई करने लगता है, उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। इस प्रकार से उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। अखबारी कागज़ के कवर अपनी किताबों पर चढ़ाने लगता है। कक्षा में शाबाशी भी उसे मिलने लगती है आनंदा को, और उसे पाठशाला जाने में भी आनंद आने लगता है। आनंदा का जो सौंदलगेकर एक हमारे मराठी अध्यापक थे, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। वो मराठी अध्यापक थे और कक्षा में वे कविताएं सुनाते थे, कविताएं गाते थे। उनका जो गाने का तरीका था वो मुग्ध करने वाला था, जिसे सुनकर आनंद आ जाता था। सुरीले गला था, छंद की बढ़िया चाल, रसिकता भी थी। आनंदा को उनकी कविता इतनी अच्छी लगती थी कि जब वह पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाते थे तो हर समय वो उनकी कविताओं को गुनगुनाते रहते थे, जिसके कारण कविता में उनकी रुचि प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सौंदलगेकर भी उनमें विशेष रुचि लेने लगे थे, आनंदा की प्रशंसा करने लगे थे। श्री सौंदलगेकर की प्रेरणा लेकर आनंदा स्वयं भी कविताएं रचने लगा था और गुरुजी को दिखाता था, जिससे कविता में जो कमी हो वो ठीक कर सके। इसी कारण आनंदा श्री सौंदलगेकर जी के बहुत निकट आ गया था। अब उनमें एक लगन आ गई थी आनंदा में। आनंदा को कविता लिखने की इतनी लगन आ गई कि जब उनके पास कागज़ पेंसिल ना होता तो वे लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखना शुरू कर देता। कभी कभी तो कविता रविवार के दिन लिखता था तो सोमवार को दिखा देता था मास्टर जी को, और अगर सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो रात में ही जाकर मास्टर सौंदलगेकर के घर जाकर कविता दिखा देता था। इस कारण आनंदा की जो मराठी भाषा में भी सुधार आया और अब वह अलंकार, छंद, लय और उनकी सूक्ष्मता को अच्छे से समझने लगा था। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता था। इस प्रकार से आपके जूझ का संक्षिप्त जो पाठ है वो भी ख़त्म हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी आपके सैम्पल पेपर में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।